2016 के बाद अचानक अभिषेक बनर्जी का जन्म होता है, पता नहीं कौन सी लीड पकड़ के वो आ जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर जो जन्म से जिन्होंने अपना ज़िंदगी दे दिया, वो साइड होके अभिषेक बनर्जी का जन्म होता है और दीदी पीसी बन जाती हैं। तो जब से दीदी पीसी बनी हैं तब से बंगाल के लोगों को दीदी को भूल गए। अभी पीसी अपने भाईपों के लिए काम कर रही हैं और अपने भाइयों के लिए काम कर रही हैं, आम जनता के लिए नहीं कर रही हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जनता ने ऐसा नहीं उनको पसंद नहीं किया। हम लोग बहुत काफ़ी गट्स करके बोल रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोग कहीं हमारी माँ कोई शेर नहीं है जिन्होंने हम लोग को जन्म दिया जो हम लोग बोल रहे हैं। कोई दूसरे आदमी कोई नहीं बोल रहे हैं, डर रहे हैं। पर इन लोग अपना दो तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या इनका ज़बरदस्ती घायल होने में और घायल शेरनी होने में एक डिफरेंस होता है। तो ज़बरदस्ती अब नाटक करवा के ये व्हीलचेयर लगा के, अब नो वन इज स्टूपिड इन कैलकाटा, सबको डिफरेंस समझ में आता है। एक लगा हुआ इंसान और ज़बरदस्त, पहले प्लास्टर था उनके पैर में, फिर विदिन 24 आवर्स वहाँ बैंडेज आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्यारा भारत। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में बस कुछ ही समय बाकी है। आज हम पहुँचे भवानीपुर वह सीट है जहां से ममता दीदी 2 बार विधायक रहीं, 2011 में और 2016 में। परंतु इस बार वह भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, वह नंदीग्राम चली गई हैं। कुछ लोग इसको ऐसा बोल रहे हैं कि डर के चली गई हैं नंदीग्राम दीदी, भवानीपुर से भाग गई हैं। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक है, शुभेंदु अधिकारी को उनके घर में चुनौती देने गई है। हमारे साथ भवानीपुर की जनता है, आइए उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है कि क्या हुआ है। सर ये बताइए, दीदी नंदीग्राम गई हैं, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कैसा हुआ था, जितना मैंने सुना है, मेरे को पता है, और जो फैक्ट है, लास्ट टाइम जब दीदी यहाँ से इलेक्शन की थी तो वो जो जीती थी वो मैक्सिमम डिफरेंस नहीं था, कुछ 3-4-5 हज़ार डिफरेंस था जितना मैंने सुना है। तो क्या बीइंग अ सीएम अगर आप जहाँ रहते हो वहीं से हारो तो दैट विल बी टेक्निकली रॉन्ग। तो वो जस्ट फॉर सेफ साइड शी वेंट दिस साइड। एंड प्लस इफ़ यू सी पीपल ऑफ भवानीपुर वांट बिजनेस प्रोग्रेस इन एवरीथिंग, तो आई डोंट फील यहाँ पे वैसा कुछ है, कुछ नया बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई नया कंपनीज नहीं आ रहा है, कुछ नहीं है। तो जस्ट अपना सेफ साइड के लिए कि यहाँ से हारे नहीं करके शी जस्ट वेंट फ्रॉम दिस साइड। क्या लगता है सर, उनको डर लग रहा था कि भवानीपुर हार सकती है वो? हाँ, बिल्कुल लग रहा था। एक्चुअली यहाँ पर काम नहीं है, काम करने से पहले आपको सिंडिकेट को पैसा देना पड़ता है और गुंडों को पैसा देना पड़ता है, तो आदमी काम क्या करेगा? तो आदमी देखता है कि पहले ही आजकल मार्जिन नहीं है, तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन पहले गुंडों को सिंडिकेट को दे दो, तो आदमी काम ही नहीं करता है। किसी के पास काम नहीं है, जिसके पास जो काम था श्रिंक हो गया है। और हम लोग भी ट्रांसपोर्ट बिजनेस से आते हैं, हमारा भी पहले 10 गाड़ियाँ थी, आज हम लोग 2-2, 3-3 गाड़ियाँ रह गई हैं। इतना बुरा हाल है। और पुलिस बहुत तंग करती है रास्ते में, रात को आरटीओ नहीं चलने देता और दिन में पुलिस नहीं चलने देती है। कहाँ चलेगा गाड़ी वाला, कहाँ जाएगा? भवानीपुर तो ममता दीदी का घर है, तो क्या सिंडिकेट जो आप बोल रहे हैं या पुलिस का जो मिसमैनेजमेंट है, जो हाई हैंडेडनेस है, वो यहाँ पर भी देखने को मिलता है क्या आप लोग को? हाँ, दीदी का घर है यही तो घर है तो क्या हुआ है? तो पिछली बार तो उनको समझ में आया था ना कि वोट इतनी मार्जिन वोट से जीती है, कई वार्ड में वो हार भी गई हैं। तो उन्होंने समझ में आया कि अभी खड़ा उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, इसीलिए नंदीग्राम गई है। कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, वहाँ भी हारेगी। हाँ, जनता परिवर्तन चाहती है। 2011 में भी उनको परिवर्तन था, 35 साल के सीपीएम के राज से जनता कुछ नया देखना चाहती थी। और अभी भी 10 साल में भी जनता कुछ बीजेपी से देख रही है। अगर बीजेपी नहीं करेगी तो फिर 10-5 साल के बाद बीजेपी को भी चेंज करेंगे हम। हमको जनता को काम चाहिए, हम लोग काम करके खाने वाले हैं, मेहनती हैं हम लोग। दीदी जो परिवर्तन बोली थी 2011 में, हुआ नहीं क्या? नहीं, उनका भतीजे का हुआ है और उनका हुआ है। हाँ, और किसी का परिवर्तन नहीं हुआ है। उनके घर में ही हुआ है और उनके लोगों का हुआ है, और किसी का नहीं हुआ। सर इसको आप कैसे देखते हैं? मास्टर स्ट्रोक नहीं है शुभेंदु अधिकारी को डायरेक्ट वहाँ टैकल करने के लिए? मास्टर स्ट्रोक नहीं है ये, मतलब खुद जीरो डग आउट बोलते हैं ना, डग आउट, सेल्फ गोल, ये सेल्फ गोल उन्होंने किया। आप देखिए 2011 में 72% के करीब उनको वोट शेयर मिला था भवानीपुर में, वो 2016 में घट करके 47% पे आ गया। तो इस बार दीदी ने पहले से ही उनको पीके ने कह दिया था कि दीदी आप भवानीपुर से मत खड़ा रहिएगा, क्योंकि जिस 7 वार्ड आते हैं, जो 82 और 77 वार्ड, ये 2 वार्ड से जो उनको लीड मिलता था, इस बार वहाँ पर भी उनको पता लग गया कि वहाँ के लोग भी अब मुझे ज़्यादा दिन नहीं बचा पाएंगे। वहाँ के लोग भी अभी परिवर्तन चाहते हैं। आप जिस वार्ड में खड़े हो, 70 नंबर वार्ड, 2014 के बाद आज तक तृणमूल कांग्रेस यहाँ जीती नहीं है। बगल का वार्ड है 72, 71, 73,
तो ये जितने भी वार्ड हैं यहाँ से दीदी हारती, अपने वार्ड से दीदी हार रही हैं। जो उनका बूथ है, खुद के बूथ से वो पिछड़ रही थी। तो दीदी को पता लग गया था, आकांक्षा हो गई थी कि इस बार यहाँ पे जो है यहाँ की भवानीपुर की जनता और उनको बचा नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने नंदीग्राम गए हैं। नंदीग्राम में जाके भी उनका वही हाल है। वहाँ के लोग भी समझ गए कि दीदी को अपने घर के लोगों ने पसंद नहीं किया, तो हम क्यों उनको वोट देंगे। वहाँ भी शुभेंदु अधिकारी, वहाँ के जो लोकल लीडर हैं, वहाँ के जो उनका जन्म स्थान वहीं है, जन्मभूमि वहीं है, वो वहीं से वहीं जीतेगी। तो 77 वार्ड की आप बात कर रहे हैं, T2 की बात कर रहे हैं, वो जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो मुसलमान वोट जो है दीदी मानती हैं कि मेरा ही है, तो आप बोल रहे हैं कि वो भी बंटने वाला है, तो कैसे मतलब वो नहीं मिलेगा? आप 77 वार्ड में जाइए। 77 वार्ड में जो दायित्व दिया हुआ है उस वार्ड को देखने के लिए, ममता दीदी तो खुद नहीं, MLA है वहाँ, तो खुद नहीं जाते। वहाँ उनके जो भाई हैं जनाब फिराद हकीम, उनको दायित्व दिया है। वो महीने में एक दिन जाते हैं, वो भी 15 मिनट के लिए। तो वहाँ के आदमी भी अब समझ कि हम अपनी समस्याओं किसके पास रखें। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की MLA है ममता बनर्जी, पर हमारे पास ऐसा एक प्रतिनिधि नहीं है जिसके पास जाके हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएँ। तो वहाँ के लोग भी समझ गए हैं, तो अब की बार वो भी वोट नहीं देंगे। सर, जैसा कि लोग एक इमेज बनाते हैं कि जो मुस्लिम है बीजेपी को वोट नहीं देता है, और सिख को अभी बोल रहे हैं कि जो किसान बिल लेके आए हैं केंद्र में, उस करके सिख जो है मोदी सरकार के विरोध में है, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी धर्म के साथ किसानों को ना जोड़ा जाए। किसान अन्नदाता है, तो इनको भी वोट पॉलिटिक्स में ना बांटा जाए। तो मैंने कल ही एक मक्कर साहब जो हमारे बहुत बड़े रिपोर्टर हैं, उनका भी एक वीडियो मैंने कल देखा, तो वो भी कल सिंगूर गए थे, तो उन्होंने भी ये रिपोर्टिंग की है। जो ये रिपोर्टिंग ज़्यादा लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने भी सिंगूर का हालत दिखाया है, वहाँ के किसान की हालत दिखाई है। तो उन्होंने नैनो प्लांट जो हुआ था, आप बताइए 1000 एकड़ वो ज़मीन है, आज उस पर उपजाऊ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे नीचे सीमेंट और वो के कारण वो नहीं हुआ है, और वहाँ के लोग के पास वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वापस उस ज़मीन को एग्रीकल्चर लैंड में बदल सके। तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन बंजर हो गई, अब नहीं है। उसमें कम से कम 100 ट्रैक्टर घुसाए जाएँ, घुसा के उसको कल्टीवेट किया जाए, तो क्यों नहीं होगा। पर वहाँ की सरकार जो है, यहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार ये करना नहीं चाहती है। 2000 रुपया महीना और 16 किलो चावल उनको देती है, तो कि उसी में वो रहें। और हम जैसे इलेक्शन आता है, आप बताइए ना, 5 साल तो सिंगूर और नंदीग्राम दीदी को याद नहीं आता है। जैसे इलेक्शन आ जाता है, दीदी को सिंगूर याद आ जाता है, नंदीग्राम याद आ जाता है। तो ये उसको एक मुद्दा बना के इन्होंने छोड़ दिया है। तो अब जब सोनार बांग्ला बनेगा, तो सिंगूर और नंदीग्राम से चालू होगा। आप देखिएगा, वहाँ के लोग जो आशा करके बैठे हैं कि हमारी ज़मीन वापस हमारी कर्म भूमि बनेगी, वो बात सच होने वाला है। 2 मई के बाद वहाँ प्लांट भी लगेगा और वहाँ के लोगों को काम भी मिलेगा। जो मतलब आप लोग बोल रहे हैं कि दीदी यहाँ पे काम नहीं करती हैं, तो किसको यहाँ के लोग पसंद कर रहे हैं? देखिए, यहाँ भवानीपुर का जो अंचल है, आप देखिएगा, ये बिज़नेस कम्युनिटी, यहाँ पे गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, सिख हैं, सभी समाज के लोग यहाँ बसते हैं। तो एक इसका अपना एक कल्चर है। पर आप देखिए, आप इस इलाकों में जाइएगा, आप एक दुकान खोल लीजिए, आप एक बिल्डिंग बना लीजिए, आप घर की खिड़की लगा लीजिए, तो यहाँ के जो स्थानीय जो सिंडिकेट राज है, आप उनको कुछ बिना कुछ दिए आप कोई काम नहीं कर सकते। आप घर का रंग कराने जाओगे तो वो आ जाएंगे, काम बंद करा देंगे, बोलेंगे नहीं ये काम हम लोग करेंगे। तो ऐसा एक माहौल भवानीपुर में है। तो इसके पीछे कौन है कौन नहीं है, यहाँ के लोगों को पता है। उनको नहीं करने देंगे। मान लीजिए आप बोले सिंडिकेट का, उनको हम मना कर देंगे, उनसे नई सुविधा लेंगे, उनसे जो भी है सामान नहीं लेंगे, तो क्या होगा? लेबर को भगा देखिए, यहाँ बैल भी उनकी है, लाठी भी उनकी है, तो वो तो अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है। पुलिस भी उनकी है, सब कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन उनका है, तो आप काम भी नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई रोक दिखा के आपको रोक देंगे, जब तक आप उनके साथ उनको काम नहीं देंगे या उनको कट मनी नहीं देंगे। कट मनी तो हमने नहीं कहा था, दीदी ने खुद कहा था। कट मनी जो शब्द है, दूसरे आम लोगों ने नहीं कहा, तो दीदी ने खुद कहा कि उनके लोग कट मनी खाते हैं। और कट मनी सिर्फ उन लोग नहीं, उनके फैमिली, उनके घर के लोग भी खाते हैं। इसीलिए भाई साहब ने कहा ना, परिवर्तन उनका और उनके भतीजे का हुआ है, आम जनता का परिवर्तन तो नहीं हुआ। बीजेपी यहाँ पर विकल्प बन के क्यों उभरी है? मतलब टीएमसी के अलावा कांग्रेस भी है, आईएसएफ भी है, वाम मोर्चा भी है, तो बीजेपी ही क्यों? नहीं, 2014 के बाद अगर आप
वोटर के हिसाब से जाओगे, भवानीपुर में मोदी जी का अपना एक प्रभाव है, यहाँ स्थानीय लोग उनको पसंद करते हैं। और एक जैसे बोलते हैं ना, कहाँ दिया जलना, तो भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है, तो ये दिया 2014 के बाद से ही यहाँ से ही बीजेपी के लिए यहाँ के लोगों ने लगाया है। तो यहाँ पे आप लोग बता रहे हैं कि काफ़ी सारे गुजराती भी हैं, तो सुनने में ये भी आता है कि 2018-19 तक तो गुजराती भी टीएमसी को वोट करते थे, अभी इस बार सुनने में आ रहा है बीजेपी को वोट करने वाले। मैं खुद सिख समाज से हूँ। 2011 में मैंने पहली बार वोट किया था, वो ममता बनर्जी को किया था। ऐसी बात नहीं है, उनको सब है। जब तक ममता बनर्जी दीदी थी 2016 तक, भवानीपुर क्या बंगाल के लोगों ने उन्हें पसंद किया। 2016 के बाद अचानक अभिषेक बनर्जी का जन्म होता है, पता नहीं कौन सी लीड पकड़ के वो आ जाते हैं। शुभेंदु अधिकारी जैसे लीडर जो जन्म से जिन्होंने अपना ज़िंदगी दे दिया, वो साइड होके अभिषेक बनर्जी का जन्म होता है और दीदी पीसी बन जाती हैं। तो जब से दीदी पीसी बनी हैं, तब से बंगाल के लोगों को दीदी को भूल गए। अभी पीसी अपने भाइपों के लिए काम कर रही हैं और अपने भाइयों के लिए काम कर रही हैं, आम जनता के लिए नहीं कर रही हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ की जनता ने ऐसा नहीं उनको पसंद नहीं किया। आज दीदी को बंगाल की शेरनी बोला जाता था। वो ये नारा किसका था? ये आम जनता का नारा था। अब दीदी क्या हो गई हैं? कभी दीदी पीसी बन जाती हैं, कभी दीदी माँ बन जाती हैं, कभी दीदी कुछ बन जाती हैं। अभी नया चल रहा है बांग्ला निजेर मे के चाहिए, अभी दीदी मे बन गई हैं। ठीक है, तो ये शेरनी बोलती हैं खुद को। शेरनी तो इतना रंग बदलता नहीं है, शेर जो होता है अपना इतना रंग नहीं बदलता। पता नहीं अब दीदी किस नया परिवर्तन बंगाल को आगे दिखाने जाएंगी या उनका खुद का परिवर्तन होगा। यही कारण है यहाँ की आम जनता शांति से रहती है। अब भवानीपुर में देखोगे, यहाँ सब सीपीएम बोलिए, कांग्रेस बोलिए, सब राजनीतिक लोग सब एक संग बैठ के सुबह चाय पीते हैं। आज सुबह ही मैंने तृणमूल कांग्रेस के जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं उनके संग बैठ के चाय पिया। यहाँ हमारे भाई हैं तृणमूल करते हैं, उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं। पर ये एक तो कल्चर है, तो ये कल्चर अचानक आस्ते आस्ते ख़त्म भी हो रहा है। ये भी एक सबसे बड़ा सच है। तो ये वातावरण हम ख़त्म नहीं होने देंगे, इसीलिए हम 2021 का जो चुनाव है उसमें परिवर्तन चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो समाज है वो ना टूटे। सर, दीदी अभी घायल हो गई हैं। दीदी बोल रही कि हम घायल शेरनी हैं, और घायल शेरनी जो है बहुत खतरनाक होती है। इसको आप लोग कैसे देखते? देखिए, पहली बात तो दीदी घायल हो गई हैं। दीदी व्हीलचेयर का उन्होंने कार्यक्रम नाटक रचा जो है, उन्होंने सबसे पहली बात दीदी का झूठ उसी समय पकड़ा गया था जब उन्होंने कहा था कि 4-5 लोगों ने उनके ऊपर में हमला किया। फिर बाद में एक वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट किया कि मेरे को एक्सीडेंट दुर्घटना घट गई थी। तो इससे क्या है, घायल शेरनी वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि मेरे ऊपर में हमला हुआ है, मैं इस विकलांग हालत में बंगाल के लिए कुछ कर रही हूँ, प्रचार कर रही हूँ, बंगाल की उन्नति के लिए काम करके दिखा रही हूँ। आवाम पब्लिक ने उनकी उन्नति, उनका काम इन 10 वर्षों में देख लिया है। तो ये सब जो दीदी का नाटक जो चल रहा है, ये अब काम नहीं आने वाला है दीदी को। उनके दल के बंदों का कहना है कि दीदी ने ये जो स्टेटमेंट दिया है कि उनको ऊपर में हमला किया, जबकि फुटेज है कि कोई हमला नहीं किया गया। दीदी ने गेट खोल के बैठ के हाथ हिलाते हुए जा रही है, तो उनका पोस्ट से लग के उनकी गाड़ी से उनको चोट लगी है। तो ये जो है राजनीति दीदी ने गंदा कर दिया यहाँ पर वातावरण। एक खुद के टीएमसी के नेता के ऊपर में दीदी हमला करवाती है, बम से हमला करवाया गया है, मार दिया गया है, क्योंकि इनको भनक पड़ गई है कि दीदी आस्ते आस्ते करके उनके नेता सब छोड़ने जा रहे हैं। शेरनी, घायल शेरनी घातक होती है, वो आम पब्लिक अपने वोट करके बता दिया जाएगा घायल शेरनी घातक होती है या आम जनता घातक होती। इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? जो व्हील चेयर पर प्रचार कर रही हैं तो लोगों की सहानुभूति, लग रहा है कुछ सहानुभूति आएगी? देखिए, कोई सहानुभूति आने वाली नहीं है सर। सहानुभूति उसको दी जाती है जो सच्चाई के रास्ते पे चले। अब शुरुआत से ही झूठ के रास्ते पे चलना, शुरुआत से ही लोगों पर अत्याचार करना, अब उनकी पार्टी कोई नहीं करेगा तो उनको मार धाड़ की जाती है। यहाँ पर बंगाल में यहाँ पर झंडा लगाने पर रोक है,
यहाँ पर इंडियन फ्लैग लगाने पर रोक है कि इंडियन फ्लैग कैसे लगा सकते हो बिना उनकी परमिशन के। ये घटना हुई है हमारे साथ। ये घटना घटी है हम लोग के साथ में। मैं रहने वाला हूँ हाजरा का। वहाँ पर टीएमसी की नेत्री है जो कोऑर्डिनेटर है, ये मैंने अपने घर के नीचे में इंडियन फ्लैग होस्टिंग की है। उन्होंने उतर के तमाशा किया है वहाँ पर कि इंडियन फ्लैग क्यों यहाँ पर होस्ट किया गया है विदाउट आवर कंसर्न, विदाउट आवर परमिशन। यहाँ पर सील कर दिया जाएगा, यहाँ इनको निकाल दिया जाएगा। पुलिस बुला ली गई है, पुलिस के ऊपर से प्रेशर करवाया गया है मेरे ऊपर में कि यहाँ पर रहना है तो हम लोग के कायदे के हिसाब से रहना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है बंगाल में? ये लोकतंत्र नहीं है, गुंडा राज है। ध्वज हटाना पड़ा आप लोगों को? झंडा तो हटेगा नहीं, ये हमारा राष्ट्रीय अधिकार है झंडा फहराना। पुलिस का प्रेशर आया, यहाँ पर कोई पार्टी का फंक्शन किया नहीं। 26 जनवरी को हम लोगों ने भारतीय झंडा फहराया है। ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार के लिए अपने जिस ताकत के साथ हो वो लड़ेंगे। ये गुंडागर्दी हम लोग के यहाँ पर नहीं चलने देंगे। 26 जनवरी को हमने भी देखा था सर कि जो 26 जनवरी का कार्यक्रम टीएमसी के लोग कर रहे थे, टीएमसी का झंडा ऊपर था, राष्ट्रीय ध्वज नीचे था। यही तो हमारी समस्या है ना, जो बंगाल को, जिस बंगाल ने पूरे देश को दिशा दिखाई, पूरी दुनिया को दिशा दिखाई, स्वतंत्रता संग्रामी जैसी आज़ादी यहीं से आई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर तमाम स्वतंत्रता संग्रामी जो इस बंगाल की धरती पे पैदा हुए हैं, आज उस बंगाल की धरती पे राष्ट्रीय झंडा चढ़ाने के लिए रोका जा रहा है। तो ये हमारा, मैंने आपको बोला ये कल्चर, जो बंगाल का कल्चर ख़त्म कर दिया 10 सालों में, इसीलिए भवानीपुर के लोग अभी इस बदलाव का हुंकार दिए हैं। और इस बार इसीलिए ममता दीदी को पता लग गया है, इसीलिए वो भवानीपुर छोड़ के नंदीग्राम गई हैं। बीजेपी को बोलते हैं सर बाहरी पार्टी है, तो यहीं की पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बंगाल के जन्मे हुए हैं, तो वो तो अगर एक पार्टी, अगर कोई शुद्ध पार्टी बीजेपी अगर बंगाल की है तो वो बीजेपी है, क्योंकि हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ भवानीपुर के ही हैं। उनका घर भी भवानीपुर में ही है। हाँ जी, उनका घर भवानीपुर में है। आशुतोष मुखर्जी उनके फादर थे, यहीं पर ही उनका घर है। तो अगर पार्टी बीजेपी, तो पहले राजसंघ थी ना, जनसंघ से तो बीजेपी आई है, तो पार्टी अगर तो कैसे बाहरी है। तो दूसरे नंबर बात है, आप को ये आदमी जो दिखाई दे रहे हैं, देखिए चुप हैं, कोई बोल नहीं रहे। किसी से पूछिएगा कोई कुछ नहीं बोलेंगे, पर आपके जाके बैलेट बॉक्स में ही बताएंगे क्या है। आपको मन में डर बैठा हुआ है यहाँ पर। अगर कुछ कुछ बोल रहे हैं तो हम लोग बहुत काफ़ी गट्स करके बोल रहे हैं। तो सोचिए कि हम लोग कहीं, हमारी माँ कोई शेर नहीं है जिन्होंने हम लोग को जन्म दिया जो हम लोग बोल रहे हैं, तो दूसरे आदमी कोई नहीं बोल रहे हैं, डर रहे हैं। पर इन लोग अपना 2 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या इनका मत है। 2019 में नारा भी चला था कि चुपचाप कमल छाप, ये नारा चला था। सर ये बताइए, जो अभी कल ही अर्जुन सिंह जो एमपी हैं बैरकपुर से बीजेपी के, उन पे बम से हमला हुआ है, लगातार हमले होते हैं उनके ऊपर, इसका आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, टीएमसी में जैसा बोला गुंडा राज है जो है ही, वो आप लोग कुछ कर नहीं सकते। और दूसरा बात मैं आपका इंटरप्ट करूंगा, जो आपने पहले बताया था कि घायल शेरनी डबल वो होती है, डेंजरस होती है, वो होती है, बट ये घायल शेरनी है नहीं। ज़बरदस्ती घायल होने में और घायल शेरनी होने में एक डिफरेंस होता है। तो ज़बरदस्ती आप नाटक करवा के, ये व्हील चेयर लगा के, अब नो वन इज स्टूपिड इन कैलकाटा, सबको डिफरेंस समझ में आता है। एक लगा हुआ इंसान और ज़बरदस्त, पहले प्लास्टर था उनके पैर में, फिर विद इन 24 आवर्स वहाँ बैंडेज आ गया, तो रियलिटी सबको पता है। तो इससे ये सब करने से कोई मतलब है नहीं। सोशल मीडिया का युग है, सच का सच और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाता है। आज से 20-25 साल पहले आप जो ड्रामा करते थे चल जाता था, क्योंकि इतनी मीडिया, इतना नेटवर्क, आज तो हर आदमी के हाथ में कैमरा है। गांव में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो समझते नहीं है, वो सोचते हैं कि अमित शाह ने दीदी को मरवा दिया। तो उनका आंसर सबसे बड़ा ये है मेरे पास कि इतने बड़े स्टेट में इतनी बड़ी सीएम, इतना पावर, सिक्योरिटी होने के बाद सीएम सेफ नहीं है, तो हम जैसे आम आदमी कहाँ से सेफ होंगे। दूसरी बात, अगर आप ऐसे टीएमसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल देते हो तो कल सुबह 10 लोग आ जाएंगे आपके वहाँ। जब सीएम ही सेफ नहीं है, उनके ऊपर हमला हो सकता है, हमला होने के बाद उन लोग भाग भी सकते हैं, तो हम लोग तो आम पब्लिक है यहाँ पे। देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जिस परिवर्तन की आशा बंगाल के लोगों ने की थी, वो परिवर्तन हुआ नहीं है। तो इस परिवर्तन 2 तारीख को होने जा रहा है। आम जनता ने मन बना लिया है कि वो काम की पार्टी चाहती है, जो उनको काम दे सके, रोजगार दे सके, एक वातावरण बना सके, जो कल्चर हमारा था बंगाल का, उस कल्चर को वापस ला सके। इसीलिए ये
बंगाल की जनता ने मन बना लिया, इसलिए वो चुपचाप हैं। आपने कहा ना चुपचाप कमल छाप, तो ये होने जा रहा है। मोदी जी लोग की धरती है, बंगाल भद्र लोग की धरती है। ये भद्र लोग अपना 2 तारीख को आपको बता देंगे कि सच्चे में ये भद्र लोग हैं। ये अपना वोट डालेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। आपको जो दिखाई दे रहा है वो सब आदमी चुप जरूर है और उनके मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। भद्र लोग की धरती है, लेकिन जो ममता बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री है, उस तरह का जो भाषा उनका सुनिए तो लगता है भद्र है। इस क्या बोलें इसके ऊपर में, दीदी को उनकी भाषा मुबारक। यही है, तो आप बताइए। आप कल देखिए, कल की जो घटना हुई है 73 वार्ड जहाँ पे मुख्यमंत्री रहती हैं, वहाँ पे लोग दूषित पानी होके मारे जा रहे हैं। तो और बताइए, और हम अपने एमएलए से क्या आशा कर सकते हैं? एक एमएलए से आप क्या आशा कर सकते हो? अच्छा परिवेश, पानी, बिजली, ये सारी समस्याएं ही होती, लॉ एंड ऑर्डर, यही समझ। और एमएलए का काम क्या होता है? फिरहाद हकीम तो बोलने की डायरिया से बच्चे मर गए हैं। फिरहाद हकीम का बात छोड़िए ना, वो कितने कामयाब हुए हैं मेयर बनने के बाद, और कितना उन्होंने काम किया है वो तो अम्फान में हम लोग ने देखा ही है कि किस तरह बंगाल, कलकत्ता जैसा शहर जहाँ पे जिसको एक बहुत बड़ा शहर माना जाता है भारतवर्ष में, मेट्रोपॉलिटन, तो इनके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या नहीं है। तो इनके ही जो मंत्री एमएलए हैं सुब्रतो मुखर्जी, उन्होंने ही बता दिया था। 2-2 महीने तक पेड़ पड़े हुए है ना, 2-2 महीने तक पेड़ पड़े हुए थे। तो ये उनकी बात का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो यही है, भवानीपुर की जनता ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आने वाले 2021 के 2 मई को आपको पता लग जाएगा कि भवानीपुर से दीदी क्यों भागी हैं। वो बटन दबा कर ही यहाँ के लोग बता पाएंगे।